ऐसा नहीं है कि आपके नेताओं में सारे के सारे बुरे चेहरे हैं, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो वाकई नेता की सही छवि को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, और उसमें एक नाम है सुमित्रा महाजन। इस वक्त सुमित्रा महाजन खुद हमारे साथ में हैं। आपके नेता में आपका स्वागत है। किस तरह की नेता आप अपने आप को मानती हैं? आम जनता तो आपकी छवि के बारे में बेहतर जानता ही है, आप अपने आप को किस तरह के नेता के रूप में देखती हैं? पहले तो मैं अपने आप को नेता मानती नहीं मानती। नेता के क्या मालूम नहीं, कोई जो गुण है वो मुझ में कुछ भी नहीं है। एक एग्रेसिवनेस होना चाहिए कहो, या बहुत जोरदार कोई भाषण सभाओं में देने का बात हो, वो मुझे कुछ नहीं आता जी। तो मैं अपने आप को एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जरूर मानती हूँ, तो काम करती रहती हूँ। और मेरी शुरुआत भी काम करने से ही हुई। जब इमरजेंसी में बहुत सारे लोग जेल में बंद थे, और उसके पहले मैं राष्ट्र सेविका समिति में काम करती थी। मैं रामायण महाभारत पे प्रवचन देती थी। जब बहुत से लोग इमरजेंसी में, जो उस समय वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगाई, आज के जमाने में बच्चों को इमरजेंसी नहीं मालूम कि क्या थी, क्या चीज होती। तो जब इंदिरा जी को महसूस हुआ कि मेरी अपनी कुर्सी जा रही है जी, तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई कि कोई कुछ नहीं, मैं जैसा बोलूंगी वैसे ही। और सभी विरोधी पक्ष के कितने भी हो, उन सभी को, जो कांग्रेसी भी विरोध कर रहे थे, उन सभी को उन्होंने जेल में भर दिया। कोई कारण नहीं, कोई उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं। एक रात में सबको पकड़ पकड़ करके हजारों लोग जेल में बंद हो गए। इंदौर में भी कई ऐसे लोग थे वरिष्ठ जो संघ का काम करते थे, कई सोशलिस्ट पार्टी के भी थे, कई हमारे जनसंघ के थे, सभी प्रकार के लोग अंदर बंद थे। तब एक समस्या ये आ गई थी कि इन घर की जो महिलाएं थी, सामान्य महिलाएं थी वो, अब जैसे संघ का स्वयंसेवक है उसके घर की महिला तो सामान्य महिला हुई, उन सबको संभालना बड़ा कठिन था। ये सब लोग मिडिल क्लास के, कोई लोअर मिडिल क्लास का था। और उस समय मैं कोई बहुत राजनीति में नहीं थी, तो उस समय ये काम शुरू हो गया कि धन संग्रह करो, महिलाओं को थोड़ा सा ये करो, मोटिवेट करें, इंस्पायर। हाँ, उनका दुख ये करने में सहलाना है, बिठाना है एक जगह, उनसे बातचीत करना है, जेल में मिलाने ले जाना है, कई सारे काम होते थे। वो मैंने करना शुरू किया। एक प्रकार से संघ के जो लोग मुझे जानते थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी संघ चालक थे, तो बहुत से लोग जानते थे कि ये संघ के परिवार से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने आकर के मुझे कहा कि आपको अभी इंदौर में कोई ज़्यादा जानता तो है नहीं, तो आप ये काम करोगी। और मैं साइकिल पे जा जा के परिवारों से मिलना करना, ये सब काम उस समय करती थी। उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो गए। मालूम नहीं इंदिरा जी को क्या बुद्धि हो गई, उनको लगा कि अब तो सबको जेल में डाला, ये किया, तो अब मैं हर हालत में फिर से जीत के आ जाऊंगी। तो उन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो गए, आधे लोग फिर भी जेल में बंद थे, कुछ लोग छूट गए थे। ऐसे समय में अगर चुनाव लड़ना, आम सभा लेना, लोगों के मन में अभी भी वो डर था, थोड़ा भय था, तो कौन करेगा ये काम। तब फिर वही बात आ गई कि आप तो प्रवचन तो देती हो, तो आप सभा भी ले लो। मैंने कहा मुझे पॉलिटिकल सभा लेते नहीं आता है। बोले नहीं, जैसे ही आप प्रवचन देती हो वैसे आप ये समझो चौराहे पे प्रवचन मगर होना चाहिए। और ऐसे करके मेरी थोड़ी शुरुआत हो गई। और आपको मालूम है, एक बार शुरुआत हो गई तो आगे बात बढ़ती चली गई। फिर कॉरपोरेशन के चुनाव आए। उस समय राजमाता जी की हमने चौराहे पर छोटे से छोटे, आज जिसको आप रोड शो आज कहा जाता है, वो एक प्रकार से राजमाता जी का हमने रोड शो जैसा उस समय करवाया था कि हर छोटे चौराहे पे उनकी सभा। और बहुत पूरे करीब आधे से ज्यादा वार्डों में हमने राजमाता जी को 2 दिन में घुमाया था। तब ये हुआ कि आगे जाकर के मैं सभा की शुरुआत करती थी, सभा ठीक करती थी, राजमाता जी से जैसे ही पहुंचती थी मैं आगे की सभा में निकल जाती थी। तो एक माहौल इंदौर में, और उस समय हम जीत गए थे इंदौर के कॉरपोरेशन, मुझे याद है। तो उस समय से फिर एक धीरे धीरे शुरुआत हो गई। फिर मुझे एल्डरमैन बनाया गया और मेरी राजनीति की शुरुआत हो गई। आप 7 बार सांसद रह चुकी हैं और अगली तैयारी फिर से हो रही है, तो और आप अपने आप को नेता भी नहीं मानती। खास बात यह है कि अपने आप को नेता नहीं मानती। ये वैसी चीज़ है कि एक अभिनेता अपने आप को अभिनेता नहीं माने, एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं माने, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं माने, लेकिन फिर प्रधानमंत्री है। नहीं, ऐसा नहीं। क्या ताकत क्या है आपकी? ताकत क्या है जो आम दर्शकों को प्रभावित करती है? आप क्या मनन चिंतन करती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे शुरुआत करी, जब पहली बार सांसद बनी, और आपको याद होगा तो उस समय बहुत दंगे भी होते थे इंदौर में, मेरे सामने कई बार ये हुए हैं। और ऐसा इंदौर शहर की एक पहचान
इस रूप में हो गई थी, आपस के झगड़े, दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे सीधे ये होता था। एक बात और मेरे ध्यान में आ गई, मैं जब पहली बार जीत करके दिल्ली गई तो दिल्ली में प्रकाश चंद सेठी को हरा करके ये महिला आ गई, इतनी बात थी, मगर इंदौर को कोई नहीं जानता था ज्यादा, एक इंदौर नक्शे पे ही नहीं था। और तब मैंने ये कहा था सबको कि मैं वो प्रयास करूंगी कि एक तो इंदौर को हिंदुस्तान के नक्शे पे महत्वपूर्ण स्थान पे वो आ जाए, इसके लिए प्रयास करूंगी, उसको जितना अपग्रेड कर सकती हूँ, जितना विकास कर सकती हूँ। तो मैंने काम करती चली गई। आप अगर देखोगे तो इंदौर में रेल की सुविधाएं देना, इंदौर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना, उसको सब ये करना, ये किया। सड़कों के विकास, दिल्ली से पैसा लाओ, सीआरएफ की सड़कें बनाओ, बाकी जितना भी कर सकती हूँ वो सड़कों के विकास के लिए मैंने प्रयास किए। तो एक प्रकार से इंदौर में जो अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए मैंने एक प्रकार से झगड़ा करके दिल्ली से भी पैसे लाई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए जो पैसा रखा जाता है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उनके लिए रहता है, वो सबसे पहले मैं ले आई। तो इंडस्ट्रियल एरिया का भी विकास, मास्टर प्लान, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम मैं करती चली गई और प्रामाणिकता से करती चली गई, ये हो सकता है मेरी ये ईमानदारी ये लोगों के सामने कहीं ना कहीं आ गई। और काम करने का तरीका सबको साथ में लेके कि उस एरिया का जो एक्सपर्ट हो उन लोगों से चर्चा करती थी और कार्यकर्ताओं से चर्चा करके, जैसे यहाँ सीआरएफ की सड़कें, एक उदाहरण के लिए बताऊं, दिल्ली में जब हमारा प्रधानमंत्री हमारे बने और एक बात ध्यान में आई कि केंद्र से भी सड़क के लिए पैसा आ सकता है, तो मैंने वहां से हमारे ग्रामीण के कार्यकर्ताओं को फोन किया और कहा जल्दी से जल्दी बैठक करो, कौन कौन सी सड़कें, क्या उनकी डीपीआर बना करके तुरंत भेजो, मैं सड़कें स्वीकृत करा देती हूँ। तो यहाँ आश्चर्य हो गया था, बोले ऐसा कभी होता है क्या? इन्हें तब तक ये नहीं मालूम था कि केंद्र से पैसा सड़क के लिए आता है। तो शुरुआत आपने मैंने कार्यकर्ताओं से बात, तो कार्यकर्ता भी जागरूक हो गए, तो इस तरीके से काम करते चले गए। आपको लगता है कि वो जो दौर था एक तो ये कार्यकर्ता हो गई ना, तो इसलिए मैं कार्यकर्ता, इसलिए मैं अपने आप को नेता नहीं मानती, मैं काम करती थी। ये आपका बड़प्पन है। लेकिन खास चीज है कि जब आपका प्रवचन का दौर था, आप प्रवचन किया करती थी, कथाएं किया करती थी, उस वक्त आप इस ढंग से आगे बढ़ी। क्या आपको लगता है कि आज का जो दौर है, और आज अगर सुमित्रा महाजन होती और उस रूप में होती, तो क्या आज के दौर में उस तरह के व्यक्तित्व को स्वीकार किया जाता है एक नेता के रूप में? जबकि आज सामदाम दंड भेद वाला व्यक्ति चाहिए होता है, पैसा हो, ताकत हो, एक लॉबिंग हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज भी आप अगर प्रामाणिकता से काम करो, आप लोगों का विश्वास अर्जित करो, आप अपनी काम की क्षमता दिखाओ, तो आज भी मुझे नहीं लगता ये साम दाम दंड भेद आवश्यक है। अभी भी नहीं मैं कहूँगी। हाँ, कई बार ये होता है कि जैसे आप बस्ती में जाओ, लोगों को अपने साथ मिलाओ, या कार्यकर्ताओं के काम करना पड़ते, मैं भी करती हूँ। कार्यकर्ताओं के काम करना, उनको अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए थोड़ी बहुत मदद करना, जो हम कर सकते हैं, पैसे से नहीं। अगर कहीं उनका काम अटक रहा है तो वो फाइल उनके आगे बढ़े, ये मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी करते हैं, मगर वो एक अपनी सीमा रेखा तक करते हैं। तो ऐसे करना, इससे आज भी बात हो सकती है, आपको लोगों को बातें समझानी पड़ेगी। लेकिन समझा नहीं पाते आज के दौर का जो नेता है। हम ये मान के चलते हैं, सही माने में ये है। और कई बार फिर मैं तो कहूंगी जनता भी जिम्मेदार तो है कि क्यों ऐसा होता है। मैं जब बस्तियों में जाती हूँ, मैंने कहा ठीक है, एक बार आपको साड़ी मिलेगी, दूसरी बार कौन लाएगा आपके लिए साड़ी? तो साड़ी बांट के बांटने वाला नेता आपको चाहिए क्या? वो दूसरी बार भी आपको लाके देगा? सही में साड़ी तो आपकी मेहनत की, या तो आपको पति लाके देगा या आप अपनी मेहनत से लाओ। ये चर्चा करनी पड़ती है और करना पड़ेगी, उसके लिए मेहनत होती है। ये बात तो उतनी ही सही है, कार्यकर्ता को भी प्रेम देना पड़ता है, मेरा विश्वास है। हो सकता है मैं गलत हूँ। आपको कभी दुख होता है जब आप ही की पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, शहर में, प्रदेश में, देश में, जो कहीं गलत करते हुए पाए जाते हैं, कहीं लगता है कि ये गलत लोग हैं, इन्हें निकाला जाना चाहिए, पार्टी में नहीं होना चाहिए, लेकिन विरोध सामने नहीं आ पाता? आपकी हम बात नहीं करें, किसी अपने का विरोध हम नहीं करते। हम कांग्रेस का यदि कोई लीडर है वो गलत कर रहा है तो उसका भरपूर विरोध करेंगे, लेकिन हमारे ही अपनी पार्टी में गलत कर रहा है, ये परंपरा बन ही नहीं पाई, या इसे बनाने नहीं दिया गया। देखो, ऐसा होता है, विरोध करना यानी क्या, मेरा एक अपना अलग सोच है। एक महिला हूँ इसलिए उस तरीके से सोचती हूँ कि अगर मान लो, हो सकता है मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है, आपने अपना कहा इसलिए कहती हूँ, हम एक परिवार मानते हैं,
मेरे परिवार में मान लो मेरा बेटा हो या मेरे भाई का लड़का हो, या जो परिवार होता है, कोई गलत कर रहा है या कर रही है, वॉट एवर इट में भी, तो मैं कोई चौराहे पे खड़े रह के उनको नहीं डांटूंगी ना। अगर मैं परिवार की एक जिम्मेदार महिला हूं तो बिल्कुल सही, मैं अपने घर में बिठाऊंगी, उनको समझाएंगे, घर में बिठाऊंगी, एक बार समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, बाद में चाहे तो बोलूंगी तुम्हारे इस काम में हमारा सहयोग नहीं रहेगा, और वो नहीं रहेगा, वो ओपनली दिखे भी तो चलेगा जी, मगर नहीं रहेगा। ये तरीके रहते हैं, काम करने के तरीके हैं। तो अपने परिवार में अगर किसको ठीक करना हो तो उसके लिए बाहर जाके गाली देने की आवश्यकता नहीं, ये किया नहीं जाता है, हमारी परंपरा है। लेकिन दूसरी एक बात आप अगर समझो, मैंने अभी तक वो बात का पालन किया है कि चुनाव के समय भी मैं कभी भी सामने वाले के ऊपर व्यक्तिगत अटैक नहीं करती। मैं नहीं करती, मैं इसको नहीं मान्यता देती। रीति नीति की बात करो, जैसे भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस में सामूहिक है, एक प्रकार से अब तो सामूहिक हो गया कि सभी मंत्री, कोई बचा ही नहीं है। और उस भ्रष्टाचार के कारण जनता पर असर हो रहा है, जनता के पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर हो, तो उसको तो हमें बोलना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत नहीं आरोप होता है, क्योंकि जो बात उजागर हो गई तो वो हमें बोलना ही पड़ेगा। लेकिन सुनीता जी, तो बात हो गई कि हमारा व्यक्ति है तो हम उसे समझाएंगे, बहुत बार समझाएंगे, सामने वाले को भी समझाती हूँ। एक बात आपको बताती हूँ, मैं सुमित्रा महाजन की बात नहीं कर रहा, मैं बात सामूहिक रूप से कर रहा हूँ कि जब हमारा अपना हुआ भाजपा का तो हमने उससे बहुत समझा लिया, बहुत ज्यादा हुआ तो असहयोग कर दिया, लेकिन कांग्रेसी ने किया तो चौराहे पर जाके चिल्लाना, क्या ये राजनीति है? क्या ये धर्म है राजनीति का? क्या वाकई जरूरी है इस बात को? इस पहली बात तो मैंने जैसे कहा कि कांग्रेसी हो या कोई भी हो, व्यक्तिगत मैं टिप्पणियां जो आजकल होने लगी है मैं उसको पसंद नहीं करती। व्यक्तिगत टिप्पणी यानी प्रेस के जरिए जो हम व्यक्तिगत टिप्पणी, तो व्यक्तिगत होना नहीं चाहिए। हाँ, रीति नीति की बात करो, गलतियां अगर कोई किसी पद पे रहते हुए करता है, अभी क्या होता है जब आप किसी कुर्सी पे बैठते हो तब आप सार्वजनिक हो जाते हो और तब फिर आपको सहन करना पड़ेगा। आप फिर गलतियां भी करोगे तो सहन करना पड़ेगा, फिर आपके लिए बोला जाएगा। ये दोनों में फर्क है। तो आप किसी पद पे रहते हुए उस पद का दुरुपयोग अगर आप कर रहे हो तो फिर तो आपकी आलोचना होगी, वो चौराहे पे होगी। सुमित्रा जी के लिए कुछ पक्ष के लोग भी हैं, कुछ विपक्ष के लोग भी हैं जो आपके बारे में कुछ विचार रखते हैं, आइए देखते हैं। ताई हमारी सम्मानीय है, 7 बार की सांसद है और इंदौर शहर की लोकप्रिय नेता है और बहुत ही संवेदनशील और महिलाओं के लिए नेतृत्व करता है और प्रेरणा स्रोत है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने कभी कोई गलत व्यक्तियों को का संरक्षण नहीं दिया, कभी कोई गुंडे नहीं पाले और उनके ऊपर कहीं कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। काजल की कोठरी में रहकर निष्कलंक रहने वाली ऐसी साफ सुथरी महिला है, जैसे पूर्व में हमारी राजमाता सिंधिया थी, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऐसे साफ सुथरी महिला है वो। और सबसे बड़ी अच्छाई जिसे मेरे जैसा कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको स्वीकारेगा वो ये है कि वो अपनी ही पार्टी में गुंडों और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सतत लड़ती आई है। उनका इन 7 वर्षों का अतीत भी देखा जाए तो उन्हें सबसे ज़्यादा इसी के लिए प्रभावित हैं कि वो अपनी पार्टी के अपराधियों और गुंडों के खिलाफ सीधी ताकत से लड़ी हैं और ऐसी पार्टी में जिस पर संघ का नियंत्रण है। तो इस मामले में मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा। मगर इस शहर को बहुत विकास की संभावनाएं हैं। जनता यहाँ की बहुत उदार है, सहिष्णु है, संवेदनशील है। उस हिसाब से जनता का सहयोग लेने के बाद जो काम सुमित्रा जी को करना था वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 7 बार जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और राष्ट्रीय स्तर तक उनका नाम है, ये भी नहीं कि वो सामान्य महिला है। तो उतनी उपलब्धि जो अपेक्षित थी या जो मतदाता चाहते हैं वो सुमित्रा जी नहीं कर पाए। ये तो भला इंदौर शहर की प्रबुद्ध जनता का जो ताई के मान में, सम्मान में और उनके ऊपर विश्वास करती है। तो हम लोग भी विपक्ष में होने के बाद भी ताई एक नारी जगत का प्रतीक है, एक भद्र महिला हम मानते हैं। लेकिन उपलब्धियों की बात करें तो नगण्य शून्य है। कहीं भी बस सिर्फ चिट्ठी लिखने के अलावा ताई ने कोई काम नहीं किया। जब कभी कुछ होता है चिट्ठी लिख देती है। जिस महिला को इतने सर्वोच्च स्थान पर इंदौर के जनमानस में बिठाया, जिसको सभी राजनीतिक दल
श्रद्धा से देखते हैं, आदर से देखते हैं, उसको तो राजनीतिक दलों से परे हटकर इस इंदौर की प्रगति और विकास में, इंदौर की सद्भावना में, इंदौर के भाईचारे में, इंदौर की कानून व्यवस्था में एक अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति विकृत कर दी। ताई और भाई के झगड़े का खामियाजा इंदौर को भुगतना पड़ता है। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में ताई बताएं कि क्या करा उन्होंने। तो कांग्रेसियों का ऐसा मानना है, आपके पक्ष का ऐसा मानना है कि ताई वादे तो कर लेती है, उनकी पार्टी वादे तो कर लेती है लेकिन निभा नहीं पाती। शिवराज को भी वो घोषणावीर की उपाधि देती है, कहां तक सहमत है? वास्तव में ऐसा कांग्रेसियों ने बोलना नहीं चाहिए, उनको बोलने का अधिकार दी। अब देखो, मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने जो बातें कही थी, मैंने कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं कभी नहीं करी। मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने एक बात कही थी कि मैं इंदौर को एक ऐसा स्थान दिलाऊंगी, और वो मैंने दिलाया। मैंने प्रयास किए हैं उसके लिए, और उसमें मैंने जैसे कहा, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जो साधन, क्योंकि उसी से विकास होता है। आज इंदौर का मास्टर प्लान, इंदौर के मास्टर प्लान के लिए हमने मेहनत तो करी। आगे क्या होना क्या नहीं वो एक मेरे अकेले का निर्णय नहीं, मगर ये तो दुनिया मानेगी कि इंदौर में मास्टर प्लान ठीक तरीके से बने। 1 महीने भर तक हम सतत मीटिंग में जाते थे और कुछ हमने बना करके दिया ताकि इंदौर की हरियाली कम न हो, इसके लिए हमने प्रयास किए हैं। आईडीए जब काम करती है, आज जो आप देखते हो MR9, MR10 और वहां पर जो विकास हो रहे हैं, उसमें जो हमने सुझाव दिए थे, मेडिकल हब कैसे होना चाहिए, एजुकेशनल हब के लिए क्या करोगे, जमीन लेते समय किसान भी खुश हो जाए, वो एक प्रकार से हमने सुझाव दिए थे कि किसानों की जमीन लेके फिर विकसित जमीन का कुछ हिस्सा उनको दे दोगे तो किसान आसानी से जमीन देगा। ये सब किया, तो काम नहीं करे ऐसा नहीं है, कुछ हमें नहीं कर पाए। जैसे इंदौर की सभी मिलें एक एक करके बंद होती चली गई। अब इंदौर की मिलें अगर बंद होती है, इसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं, ये तो मैं आई जब मिलें बंद हो चुकी थी। मैंने खूब प्रयास किए कि एक आध मिल चल पड़े, लेकिन हाँ, उसमें मैं असफल रही। मगर मिलें बंद होने के लिए मैं तो कारण नहीं, बिल्कुल सही, वो एक अलग रहा। सुनीता जी, विपक्ष विरोध करे तो समझ में आता है, लेकिन अपने ही पार्टी के लोग भी विरोध करते हैं, और आप ही की पार्टी के लोग नहीं। एक और मैं जो कहना चाहती हूँ कि जो शिवराज के लिए बोला जाता है, इतने काम किए हैं हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज अगर हम देखते हैं, सड़कों की स्थिति अच्छी है, बिजली की स्थिति सुधार ली है, जो इनके जमाने में कुछ भी नहीं था। और केवल ये भी नहीं, इनका अपना मुख्यमंत्री उस समय का माननीय दिग्विजय सिंह जी, ये तो यहाँ तक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि काम से कोई जीतता है क्या, चुनाव तो मैनेजमेंट से होती। तो ऐसे लोगों को तो अधिकार नहीं है कोई कुछ बोलने। अपना ही विरोध करे, विपक्ष विरोध करता है लेकिन अपना व्यक्ति विरोध करे। आप ही की पार्टी के बीच की अगर हम बात करें तो आप कई ऐसे लोग हैं जो 8वीं बार जो है वो ताई सांसद के लिए आ गया, ये नहीं चाहते और कहीं ना कहीं लॉबिंग भी होती है। क्या लगता है आपको, ये जो विरोध है, ये विरोध स्वाभाविक है, होता है? होता है। देखो, ये इसको तो मैं मानती हूँ कि अब मैं 7 बार बैठ गई। देखो, किसी ना किसी का रास्ता तो अवरुद्ध हो गया होगा। देखो, मैं एक बड़ी बहन के रूप में, माँ के रूप में मैं इस बात को समझ रही हूँ कि हाँ, ये तो हो गया, लगता है किसी को। या जैसे ये भी हो सकता है, साफ सुथरी राजनीति अगर ये ऐसी ही करती रहे तो हमको कौन पूछेगा? ये भी बात हो सकती है कि आज जो बात होती है, सब बोलते हैं बाकी कुछ नहीं, ईमानदार तो ताई पूरी है। अब 7 बार जीतने के बाद भी ईमानदार है, ये तो लोग कहते हैं। काम कुछ कम कर रही होगी, मगर ईमानदारी से गलत काम नहीं करती, गलत लोगों को सफाई नहीं करती और ईमानदारी से काम में लगे रहती है। कम हो सकता है काम, मगर ईमानदारी से करती तो है। अब ये जो बातें हैं, उसके कारण कोई पिछड़ रहा होगा। या दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, 7-7 बार अगर मैं ही चुनाव लड़ूं तो डेफिनेटली किसी ना किसी का रास्ता तो अवरुद्ध होता होगा। और ऐसे अगर बोलते हैं तो मैं कभी बुरा नहीं मानती। मेरा केवल इतना ही कहना है, उन्होंने भी अपने प्रयास करना चाहिए। अगर उनको किसी को टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, या उन्होंने इस बात की चर्चा भी करना चाहिए कि अब ताई बहुत हो गया, आप घर में बैठो, हमें आ गया। करने में क्या हर्ज है? जब हम ताई बोलते हैं तो करने में हर्ज नहीं। मगर इसके बाद भी अगर नहीं मिलता है टिकट तो विरोध नहीं करना चाहिए। मेरा कहना इतना ही। उस समय जो विरोध आप करते हो वो पार्टी का विरोध होता है। पार्टी का तो व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने से रोकने जैसी बात वो हो जाती है, इतना महान गुनाह वो हो जाता है।
ऐसे में आपका पूरा जीवन जो है वो लगभग बेदाग रहा है, लेकिन पिछले दो चार 5-6 महीनों में कुछ एक दो चीजें निकल कर आई हैं, वो आम जनता के जहन में भी हैं। शायद मुझे लगता है आम जनता से बात भी करनी चाहिए। बहुत संक्षिप्त में हमसे चाहेंगे, एक आरोप आप पर लगा था कि एक कहीं कोई बंगला था जो आपके नाम आपके हो गया था, और एक जो आपके विधायक प्रतिनिधि होती है उसमें आपकी ही शायद कोई रिलेटिव थी, उनका नाम चला गया था। ये दो चीजें आपके सामने आई होंगी, आम जनता चाहती है कि शायद आप बंगले की बात मुझे थी कुछ, मेरे नाम से कुछ नहीं हुआ नहीं था बंगला। जी। वो बात जो हुई थी भोपाल में जी। जो विधायक और सांसदों के लिए अभी तो एक ईंट भी नहीं रखी गई जी। मगर वो बनना थे और कहा गया था कि जिसको चाहिए वो अप्लाई करे, तो मैंने भी किया, उसमें कोई अपराध तो नहीं है। वो पैसे देके ही मिलना थे, बंगला नहीं था, वो फ्लैट जो खुद का घर होता है वो नहीं करेगा, जो जिसका घर नहीं होगा वही नहीं वही मैं बता रही हूँ। तो उसमें जो भी कुछ लिखा था उसमें ये बात नहीं थी। जी। और भोपाल में मेरा कोई मकान तो है ही नहीं, तो मैंने ये कहा था भोपाल में तो है नहीं मेरा मकान, इंदौर में है। और मुझे एक बात बताओ, सांसद और विधायकों के लिए जब आप बंगले बनाते हो या फ्लैट बनाते हो, जो भी योजना लाते वो पर्टिकुलरली सांसद विधायकों के लिए योजना, तो मुझे बताओ ऐसा कोई भी सांसद विधायक होगा का कि जिसका मध्य प्रदेश में कहीं घर नहीं? बिल्कुल सही कहा। तो कैसे ये बात दिमाग में आएगी कि पूरे मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हो? वो चित्त ही तो नहीं है। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। और इसलिए मैंने वहां पर पैसे भरे, मतलब फॉर्म भी भरा, पैसे भरे, जो भी ये डला होगा ये तो उसमें से मेरा नाम आया, ये सब कुछ हो। जब कोर्ट में ये बात गई, किसी ने लगाई होगी और कोर्ट में बात गई, तो मैंने कोर्ट में ये लिखित में दिया है कि अगर ये शर्त है तो मेरा इंदौर में मकान है, और अगर इस शर्त के आधार पर नहीं मिलता है तो मेरा नाम वापस ले लो। अभी तो एक ईंट भी नहीं रखी गई है, तो मैंने उसी समय बोल दिया ऐसा है तो मेरा नाम वापस करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गलत तरीके से। तो यही बात साबित करती है, मैंने कहा मुझे गलत तरीके से कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी फिर एक योजना उन्होंने निकाली है भोपाल में, तो उसमें भी मैंने उनको पहले बोला देखो एक बार मैं ये कर चुकी हूँ, गड़बड़ आप लोगों ने करी है, अब इसमें बताओ मुझे ऐसा कोई नियम नहीं है। जलिए छाछ भी फूक फूक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा वास्तव में विधायक प्रतिनिधि का एक मसला आया था कि आपकी कोई रिलेटिव थी वो विधायक प्रतिनिधि बन गई थी, उन्हें सांसद प्रतिनिधि नहीं, उसमें ऐसा रहता है, देखो कोई या तो समझते नहीं है। बात यह है सांसद को पहले तो भत्ता बहुत कम मिलता था, ये इसके लिए पीए के लिए मिलता है, और उसमें आपको नाम देना होते हैं और वो चेक फिर उन व्यक्तियों के नाम जाता है। मेरे यहाँ सालों साल से 3-4 लोग काम करते हैं, एक भी नहीं उसमें 3 लोग काम करते हैं सांसद के पीए के रूप में, क्योंकि मेरा ऑफिस 24 घंटे यहाँ भी चलता है, इंदौर में चलता है, मेरा दिल्ली में भी चलता है। तो ऐसे इसमें यह था कि दिल्ली का जो मेरा व्यक्ति था पहले, वो दिल्ली में ये होता था बार बार बदलने लगा कि आज ये चला गया, उसको अच्छी नौकरी मिली कि चला जाता था। अब ऐसे में मैं क्या करूं? तो उस समय जरूर मेरी बहू का नाम उसमें, मैंने जो 3 लोग हमें मिलते हैं तो तीनों के नाम में एक मेरी बहू का नाम है और 2 जो मेरे पीए हैं उनका नाम है। तो नाम दिए हैं और उनके नाम से चेक आते हैं। तो जो लोग काम करते हैं, और मेरी बहू यहाँ का मेरा पूरा ऑफिस संभालती है। कोई तो भी ऐसा चाहिए ना, कि आपने देखा होगा नंदलालपुरे में मेरा ऑफिस है, उसका पूरा मेंटेनेंस वो देखती है, उसमें ड्यूटी कोई कैसे करेगा वो सब पूरा वो देखता है, कर देता है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो जो लोग तीनों हैं उन तीनों को चेक पेमेंट आता है, नहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इस चुनाव आने वाले चुनाव में ताई भाई तो का इसमें मैंने गड़बड़ी कुछ भी नहीं करी है, आई कैन। और दूसरे भी लोग हैं, पीए 3 है मेरे, तो तीनों में वो मैंने बांट के दिया हुआ है और वो चेक पेमेंट से पता है उनको। ताई भाई का जब नाम आता है तो एक अलग समीकरण सामने आता है। इस चुनाव में ताई भाई का समीकरण जो है वो पार्टी को लाभ पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, जहाँ कोई गलत लगता है तो भाई का हो या भाई के और किसी कार्यकर्ता का हो, वो मैं बिल्कुल बोलती रहती हूँ। बोलती हैं आप बेबाकी से। मेरी बात किसी को गलत लगे तो उन सुनने की मैं क्षमता भी रखती हूँ। मुझे भी कई बार बोलते हैं कोई कार्यकर्ता, ये ताई आपने ये गलत किया है, ये ठीक नहीं किया, ये बोलते रहते हैं, तो वो भी सुनने की क्षमता रखती हूँ। इसलिए ये ताई भाई, और अगर मुझे किसी का काम नहीं पसंद आया तो बोलना मेरा अधिकार है, और मैं अगर नहीं बोलूंगी, अभी आपने बोला कि तुम दूसरों को बोलोगी, अपने को नहीं बोलोगी क्या, तो मुझे बोलना ही चाहिए और मैं बोलती रहती हूँ। तो इसमें मगर उसका कोई भी असर पार्टी पे नहीं होता, संक्षेप में उन लोगों के लिए एक मैसेज जो नेता, जब नेता की नकारात्मक छवि के रूप में देखते हैं, नेता को एक गलत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, एक तो ये जो बातें आजकल हो रही है
ये नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि संसद के 540 लोग संसद सदस्य और लोकसभा के भी सब मिला के एक 800 समझो सांसद पकड़े हमने, तो 800 में से 25-50 गड़बड़ निकल सकते, 100 निकल सकते, मगर 700 तो अच्छे हैं। तो मुझे बताओ रेशो क्या हो गया समाज में। आज जब हम कहते हैं समाज में गुनहगारी बहुत हो गई, गुनहगारी बहुत हो गई या अधिकारी भ्रष्ट हो गए, इसका मतलब हम सब अधिकारियों को नहीं, जो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है उसको हम अच्छा भी कहते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आम नेताओं की जमात ही बिगड़ गई, ऐसा नहीं, और ऐसा कहना भी नहीं। जब तक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है तो मैं मानती हूँ समझदार लोगों ने ऐसी एक भावना जो पैदा की जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र पे हमले की बात हो जाएगी, क्योंकि आखिर कुछ भी हो जाए प्रजातंत्र को संभालने वाले नेता ही होते हैं। नेता यानी क्या, आखिर उसका नेता शब्द अर्थ क्या है? जो नेतृत्व करे, जिसमें वो क्षमता से वो आगे आता है और जनता की बात अच्छी तरीके से रखता है, बात जनता की ही करता है वो, मगर उसी में से एक अच्छा बन के जो आगे आता है वो नेता बनता है, वो कुछ दिशा दर्शन करता है, देता है, तो वो क्षमता उसमें होती है, इसलिए वो नेता हम बोलते हैं। तो ऐसे में सभी नेताओं को अगर हमने यही बात करी तो पहली बात तो ये जो हो जाएगी, कल नए नए लड़के कोई राजनीति में आना पसंद नहीं करेंगे। अच्छे लोग तो वैसे ही दूर होते जा रहे कि अरे नहीं नहीं हम नहीं कर सकते। ये नहीं, हमें पॉजिटिव वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। हिंदुस्तान में अगर प्रजातंत्र को कायम रखना है तो मैं मानती हूँ कि इस प्रकार का जो वातावरण नेगेटिव बनता जा रहा है, मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ के सबको निवेदन है, जो भी कोई ऐसी बात करे कि नहीं करे। जो अच्छे भी लोग हैं या तो हम उनको प्रोजेक्ट करते जाए, वो अच्छे लोगों को हम ताकत दे और अच्छे से अच्छे लोग कैसे आ जाए ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश करे, निगेटिव नहीं करे, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए प्रजातंत्र भी उतना ही अहम है। प्रजातंत्र को टिकाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और प्रजातंत्र को टिकाना है तो कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाले व्यक्ति भी उसमें आवश्यक होते हैं। तो ये सभी बातें जब तक हम पॉजिटिव रूप में नहीं करेंगे तब तक वो नहीं तो प्रजातंत्र पे प्रहार होगा, ये हमें ध्यान। मुझे लगता है ये निवेदन शायद आम जनता से ज्यादा नेताओं से किया जाना चाहिए कि छवि को बेहतर कैसे बने, ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं, नेताओं को भी है, मगर अच्छे नेता की पहचान भी जनता ही करती है ना, आखिर जनता ने ही करना है। तो बार बार जनता नेता को गाली देने का स्वभाव अगर बन गया कल, तो उसमें भला भी व्यक्ति हो वो कल चाहेगा कि नहीं नहीं अब दूर ही रहो फिर इन चीजों से। गाली सुनने के लिए थोड़ी आना, हम काम तो करना चाहेंगे, तो क्यों? तो इसलिए मेरा कहना है कि जो भी मुखर होके बोलते भी हैं तो उन्होंने भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमें, हमारा काम है प्रजातंत्र टिकाना, और प्रजातंत्र ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ा प्रजातंत्र है। हिंदुस्तान लगता है कि जिस छवि की हम बात कर रहे हैं उसकी ना सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी है, आम जनता की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस रूप में अपने देश के नेतृत्व करने वाले को देख रही है। कई भले भले लोग चुनाव हारते हैं, क्यों हारते हैं भाई? कभी सोचा हमने? क्यों हम जातिवाद के आधार पर सोचते हैं? मैं जाके बात करती हूँ गाँव में, तो ये जनता ने भी सोचना चाहिए ना कि हम जातिवाद पे वोट नहीं देंगे, हम अच्छे काम करने वाला मेरे जाति का भी नहीं हो तो उसको मानेंगे कि अच्छा। ये कई सारी चीजें हैं, उसका प्रचार करना पड़ेगा, ये मैं मानती हूँ। तो प्रजातंत्र में जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी नेता की है, दोनों की समसमान जिम्मेदारी मैं मानती हूँ। नेता जी आप हमारे बीच में आई, आपके नेता के रूप में लोगों से रूबरू हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बार सांसद रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन। जब 8वीं बार का प्रश्न होता है तो वो अपने विरोधियों से ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि वो चाहें तो विरोध कर सकते हैं, यदि वो ताई कहते हैं तो विरोध का अधिकार भी है, और कई बातें बहुत बेबाकी से वो स्वीकार भी करती हैं। आपके नेता में आज इतना ही।